आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण गद्य खंड और इसमें चैप्टर वाइज जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं वो सब प्रश्नों को हम करेंगे। और 2025 में बोर्ड एग्जाम के लिए जितने ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। जिसमें पहला चैप्टर आता है बातचीत। बातचीत जो चैप्टर है, बातचीत चैप्टर है, इसमें पहला प्रश्न आता है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो एकांकी है, कहानी है, यात्रा समारोह है या ललित निबंध है? क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ललित निबंध, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका पहला का सही आंसर ललित निबंध हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कर रहा है बातचीत का कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? भरतेंदु युग के निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट जो थे वो भरतेंदु युग के निबंधकार थे। उसके बाद कह रहा है मनुष्य की बातचीत के उत्तम तरीका क्या होता है? मनुष्य की बातचीत के उत्तम तरीका अवाक होकर अपने से बातचीत करना। उसके बाद संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? संवाद जो होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? आत्मीयता, आत्मीयता होता है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। संयोगित स्वयंवर रचना है। संयोजित जो स्वयंवर है वो किसकी रचना है? तो ये श्रीनिवास दास की है। श्रीनिवास दास जी की ये रचना है। उसके कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तब परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, बाकी सब उन्हीं की रचना है। उसे कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो रेल की भी काटे खेल, ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। उसके बाद कह रहा है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाला था? तो बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका निकाला था, पत्रिका निकाला था। उसका बातचीत किस विधि की रचना है? तो बातचीत निबंध विधि की रचना है। बातचीत जो है वो निबंध विधि की रचना है। उसके बाद कह रहा है रेविस ने कुसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइडे के मुख से एक बात उन्होंने सुनी थी। उसके बाद कह रहा है बातचीत शीर्षक निबंधकार कौन है? बातचीत के शीर्षक के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बालकृष्ण जो भट्ट है वो बातचीत के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की एक शैली, वो बताना चाहते हैं कि बातचीत एक शैली होती है। उसके बाद कह रहा है भट्ट जी को किस अंग्रेजी साहित्य की एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा गया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? तो रामचंद्र शुक्ल ने रखा। उसके बाद कह रहा है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा था? बालकृष्ण भट्ट जो थे उनका निवास स्थान कौन सा था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका निवास स्थान था। मतलब वो कहाँ पे रहते थे? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में वो रहा करते थे। उसका बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका का संपादन किया किसने किया? बालकृष्ण भट्ट जो पत्रिका का संपादन किसने किया? तो हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप। उसके बाद हो गया बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किए? वो पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किए? तो 1877 में वो प्रारंभ कर दिए थे। उसका कौन सी रचना इसमें लिख दिया है, रचना होगा कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा मध्य मेघदूतम जो है ये रचना उनसे रचित नहीं है। उसके बाद कह रहा है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो 100 जान एक सुजान, 100 अजान के एक सुजान, ये उनकी द्वारा रचित है। उसके बाद कह रहा है नाटक के प्रारंभ होने में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो मंगल चरण कहा जाता है, मंगल चरण कहा जाता है। उसका रॉबिन्सन क्रूस को कब एक तक मनुष्य के मुख देखने को नहीं मिला?
16 वर्ष की उम्र तक रॉबिन्सन क्रूसो जो थे उनको किसी के मुख से देखने या किसी भी चीज़ को सुनने का अवसर नहीं मिला। मनुष्य के मुख से आवाज़ सुनने का अवसर उन्हें नहीं मिला। उसका 22 नंबर क्वेश्चन, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? ये बेन जेनसन ने कहा। बेन जेनसन ने ये बात को कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ये उसके बाद कह रहा है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में ही हो सकती है, यह किसकी मत है? असल जो बातचीत होती है ये दो व्यक्ति के ही हो सकती है, ये किसकी मत है? ये किसके द्वारा बताया गया है? तो एडिसन के द्वारा। ये एडिसन ने अपना तात्पर्य बताया था। एडिसन ने के अनुसार असल बातचीत किसने लोगों के बीच होती है? तो एडिसन के द्वारा असल बातचीत दो लोगों के बीच होती है। उसके बाद कह रहा है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत से मन हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। उसका किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? वह वाक शक्ति के ना होने से। मतलब आप जब बोलिएगा नहीं तो क्यों, तो वो सृष्टि गूंगी अप्रतीत नजर आती है। आर्ट ऑफ कन्वर्सन कहाँ से लोग स्वार्थिक प्रचलित हुआ? और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोग को स्वार्थिक प्रचलित हुआ? तो इसका ऑप्शन है यूरोप। यूरोप से ही ये प्रचलित हुआ था। आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोग प्रचलित किए? तो वो यूरोप के लोग प्रचलित किए थे। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण आधुनिक काल के रचनाकार हैं। बालकृष्ण जो है वो आधुनिक काल के रचनाकार हैं। देखिए सेकंड चैप्टर, उसने कहा था। इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितने भी बनेंगे सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम करेंगे। पहला प्रश्न बनता है, उसने कहा था कहानी के किस शहर का चित्रण किया गया है? तो अमृतसर का चित्रण किया गया है। उसके बाद कह रहा है कि लाहना सिंह किस गांव का क्या नाम है? लाहना सिंह के गांव का क्या नाम है? तो मांझे, मांझे नाम है, मांझे, मांझे। उसके बाद कह रहा है, लाहना सिंह किस पद पर था? लाहना सिंह जो था वो किस पद पे था? वो जमादार के पद पे था, जमदार के पद पे था। लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लाहना सिंह जो था उसकी मृत्यु वजीरा सिंह की गोद में हो गई। लाहना सिंह का जो मृत्यु हुआ वो वजीरा सिंह के गोद में हो गया। पलटन के विदूषक कौन था? पलटून के विदूषक वजीरा सिंह था। पलटून का विदूषक वजीरा सिंह था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। भारतीय सिपाही का किसके साथ संघर्ष हुआ? भारतीय सिपाही जो थे वो किसके साथ संघर्ष हुआ उनका? तो जर्मनी के साथ हुआ, जर्मनी के साथ। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? जनरल लेफ्टिनेंट जो थे उसको किसने मार गिराया? तो लाहना सिंह ने मार गिराया, लाहना सिंह ने मार गिराया। सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह, सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का क्या नंबर था? सिख राइफल के जो जमादार लाहना सिंह थे उनका 77 नंबर राइफल था, 77 नंबर राइफल था, 77। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? सरकार ने सूबेदार को लायलापुर में दी थी, लायलापुर में दी थी। गुलेरी जी का जन्म हुआ था, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुलेरी जी का जन्म जयपुर में हुआ था, जयपुर राजस्थान में हुआ था। सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1915 में प्रकाशित हुई थी, 1915 में प्रकाशित हुई थी। कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा जी की गुलेरी की कृति है। पुरानी हिंदी की रचना है, पुरानी हिंदी किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। कौन सा संबंध गुलेरी रचित नहीं है? मतलब कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी नहीं किए हुए हैं? तो मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम नहीं किए हुए हैं।
उसके बाद करा है कुड़ाई का अर्थ होता है, कुड़ाई का क्या अर्थ होता है? मंगनी। कुड़ाई जो होता है उसका अर्थ क्या होता है? मंगनी। बोधा कौन था? तो बोधा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। बोधा जो था वो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था ये है। उसका कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? इसमें कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो कफन उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी जी गुलेर के मूल निवासी थे। गुलेरी जी जो थे वो गुलेर नामक जगह के मूल निवासी थे। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन था? उसने कहा था कहानी के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वैत युग के कहानीकार थे। द्वैत युग के कहानीकार थे। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, मतलब कितने भागों में बटी हुई है? तो 5 भागों में बटी हुई है। कितने भागों में बटी हुई है? तो 5 भागों में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 में हुआ था। 7 जुलाई 1883 में हुआ था। उसके बाद कह रहा है लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह जो है वो किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा कहानी का पात्र है। उसने कहा कहानी का पात्र है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा जो था किस प्रकार की कहानी है? क्रम प्रधान कहानी है। क्रम प्रधान कहानी है। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी जो रचना है वो किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। किरीत सिंह कौन था? किरीत सिंह जो था वो कौन था? लहना सिंह का भतीजा था। लहना सिंह का भतीजा था। बचपन में लहना सिंह की लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करते थे? तो तेरी कुलमाई हो गई, ये प्रश्न किया करते थे लहना सिंह वो लड़की से बार बार। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़ के जाने को कहते हैं? लेफ्टिनेंट साहब जो थे वो कितने आदमी खंदक में छोड़ को जाने को कहते हैं? तो इसका आंसर 10 आदमी कहते हैं। 10 आदमी कहते हैं। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो अमृतसर में लहना सिंह के मामा थे। कौन थे? मामा थे। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजते हैं? लहना सिंह जो थे वे सूबेदार के वापस बुलाने के लिए किसे भेजते हैं? तो वजीरा सिंह को भेजते हैं। सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा करने के लिए किसे कहा था? तो लहना सिंह को कहा था। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो लहना सिंह के अपने सिर में गोद लेकर वजीरा सिंह ही बैठा था। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो लहना सिंह के मामा अमृतसर के रहने वाले थे। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? 1915 की रचना है। 1915 की रचना है। यहाँ तक आपको वीडियो में बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी देखिए चैप्टर वाइज अभी क्वेश्चन होगा और नेक्स्ट चैप्टर की बारी है। अब 3rd चैप्टर संपूर्ण क्रांति, इसमें सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बनाया जाएगा। देखते रहिए। उसका कह रहा है किसने कहा था अभी ना जाना कितने मीलों इस देश की जनता को जाना? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उसका किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ? किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ? तो विलिंगडन नर्सिंग होम में उनका निधन हो गया। विलिंगडन नर्सिंग होम में इनका निधन हो गया। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? किस अस्पताल में दिनकर का निधन हो किया? विलिंगडन नर्सिंग होम में दिनकर जी का निधन हो गया। उसके बाद कह रहा है जयप्रकाश नारायण को किस दल कहा गया? किस दल कहा गया? अमेरिका। किसका दलाल कहा गया? दल नहीं, दलाल कहा गया। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य की निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? डॉक्टर का क्या नाम था? डॉक्टर रहमान नाम था। डॉक्टर रहमान। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने का प्रेरणा मिला? किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने का प्रेरणा मिला? स्वामी सत्यदेव का। फी प्रेस मालिक कौन था? फी प्रेस के मालिक कौन थे?
सदानंद जी थे। ब्रेन ऑफ वेब किसका कहा जाता था? ब्रेन ऑफ वेब किसे कहा जाता था? उमाशंकर दीक्षित को। जयप्रकाश नारायण ने आईएसी किस परीक्षा कहाँ से पास की थी? इस परीक्षा आईएसी की परीक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? विद्यापीठ से। बिहार विद्यापीठ से उन्होंने पास की थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश जी तो है वो मार्क्सवादी कब बने? 1924 में वो मार्क्सवादी बन गए। 1924 में मार्क्सवादी बन गए। फणीश्वरनाथ नेहरू की पुस्तक कौन थी? फणीश्वरनाथ नेहरू की पुस्तक कौन थी? मेला आंचल उनकी पुस्तक थी। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1914 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। 1974 में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता था? किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता था? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता था। जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जाना जाता था। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण जो थे उनकी पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। प्रभावती देवी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है? तो ये जयप्रकाश नारायण की रचना है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है? तो जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। 1952 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। जयप्रकाश नारायण जो थे उन्हें भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? 1998 में दी गई थी। उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। माटी की मूर्ति रचना किसकी है? माटी की मूर्ति किसकी रचना है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की है। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। दिनकर जी के इसलिए प्रसिद्ध हुए? दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हुए? साहित्यकार की रचना के लिए। साहित्य के रचना के लिए दिनकर जी प्रचलित हुए। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? लोकनायक के नाम से याद करती है जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? पटना में 5 जून 1974 को ये संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। तो 5 जून पटना में 1974 में दिए थे। वो भी गांधी मैदान में दिए थे। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? जयप्रकाश नारायण ने 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के पिताजी का हरसुदयाल नाम था। जयप्रकाश नारायण की रचित पाठ का क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण के रचित पाठ का क्या नाम है? संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति किसको देना है? किसू की देन है? संपूर्ण क्रांति है वो किसकी देन है? तो जयप्रकाश नारायण की देन है। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण का देन है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म सिताब दियार में हुआ था। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? छात्र आंदोलन का जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 में हुई थी। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जयप्रकाश नारायण जी जो थे उनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था?
समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मैग्सेस सम्मान से। मैग्सेस सम्मान से। जयप्रकाश नारायण मद्रास ने अपनी मित्र के साथ रुके थे। ईश्वर अय्यर के साथ। ईश्वर अय्यर के साथ। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने मित्र किस मित्र के साथ रुके थे? तो ईश्वर अय्यर। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविष्ट किसके हाथों में है? अविष्ट जो है वो किसके हाथों में है? नई पीढ़ी के हाथ में। दिनकर जी को किस घर के पर दिल का दौरा था? किसके घर पे दिल का दौरा आया था दिनकर जी को? तो रामनाथ जी के घर पे उनको दिल का दौरा आया हुआ था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति जो थे उसकी नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? आईएससी की परीक्षा उन्होंने दी थी। आईएससी की परीक्षा दी थी उन्होंने। पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी के ने किस मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो गोयना जी के मुंह से। दीक्षित जी के मुंह से ये बात सुनने को मिली थी। जयप्रकाश नारायण किस मित्र को ठोस मानते हैं? जयप्रकाश नारायण जो थे किस मित्र को ठोस मानते हैं? अंडरग्राउंड जमाने के मित्र को ठोस मानते हैं। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते हैं? जयप्रकाश नारायण जो है वो किसको भाई कहते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू को वो अपने भाई कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू को अपने भाई कहते हैं। अब चौथा चैप्टर अर्धनारीश्वर से संबंधित प्रश्न को करेंगे हम। उसके बाद इसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन थे? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी थे। रामधारी सिंह दिनकर जी थे। रामधारी सिंह दिनकर किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर की रचना है। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? बेगूसराय के जिले में हुआ था। बेगूसराय जिले में हुआ था। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समावन किया गया है? तो नारी और पुरुष दोनों के। कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? प्राणभंग। दिनकर जी की कहानी पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? दिनकर जी की पहली प्रकाशित परीक्षा छात्र सहोदर में हुई थी। शास्त्र सहोदर में हुई थी। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? दिनकर जी की पहली कविता 1952 में प्रकाशित हुई थी। 1952 में प्रकाशित हुई थी। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो भावना है। भावना। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? भिक्षुणी होने का। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब पुरुष की गुण लेती है तो वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? तो यह प्रेमचंद्र का कथन है। प्रेमचंद्र जी का कथन है। अर्धनारीश्वर किस पाठ विधा का संबंध है? अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो एकांकी से संबंध है। किसने अपने जीवन के अंतिम दोनों नारीत्व का साधन की थी? तो गांधी जी ने किया था। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? अर्धनारीश्वर शंकर पार्वती का किस प्रकार का रूप है? कल्पित रूप है। कल्पित। उसके बाद प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? तो राक्षसी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? जूठन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो परशुराम की प्रतीक्षा उनकी रचना है। दिनकर जी को किस कृति के पर भारतीय ज्ञानपीठ
पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी पे, उर्वशी पे। युद्ध के शांत की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, क्या है? तो काव्य कृति कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र। अर्धनारीश्वर कल्पित है, अर्धनारीश्वर किस रूप में कल्पित है? शिव और पार्वती के। गंधारी थी, गंधारी कौन थी? गंधारी एक दुर्योधन की माँ थी, गंधारी जो थी वो दुर्योधन की माँ थी। प्रेमचंद्र थे, प्रेमचंद्र कौन थे? प्रेमचंद्र एक कथाकार थे। दिनकर का जन्म कब हुआ था? दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था, 23 सितंबर 1908 को हुआ था। दिनकर का किस युग के कवि थे? दिनकर छायावोत्तर युग के कवि थे। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी है? शुद्ध कविता की खोज, शुद्ध कविता की खोज है। इसके बाद 5वां चैप्टर रोज पाठ की शुरुआत किए जा रहे हैं। रोज पाठ है, रोज पाठ में पहला क्वेश्चन आता है, सच्चिदानंद हरिनंद वात्स्यायन के आज्ञा द्वारा लिखी गई कहानी कौन सी है? तो इनके द्वारा लिखी गई कहानी रोज है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। आज्ञा मूलत क्या है? आज्ञा मूलत क्या है? तो कहानीकार हैं। आज्ञा मूलत जो जी थे वो कहानीकार थे। आज्ञा जी के इंटर कहाँ से किए थे? आज्ञा जी जो थे वो इंटर कहाँ से किए थे? मद्रास कसीना कॉलेज से किए थे, क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे। आज्ञा जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? आज्ञा जी की पहली कहानी 1924 में प्रकाशित हुई थी, 1924 में प्रकाशित हुई थी। महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? महेश्वर की पत्नी का मालती नाम था, महेश्वर जी के पत्नी का मालती नाम था। आज्ञा जी की कौन सी रचना गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? गैंग्रीन नाम शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। ये रे तेरे प्रतिरूप, ये रे तेरे प्रतिरूप। लेखक के कितने वर्षों के बाद मालती ने मिलने आया था? लेखक कितने वर्ष के बाद मालती से मिलने आया था? 4 वर्ष के बाद। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन कर रहे थे? मालती के पति जो हुए थे किस बीमारी का ऑपरेशन कर रहे थे? गैंग्रीन नामक बीमारी का। मालती के पति का क्या नाम था? मालती के पति का महेश्वर नाम था, मालती के पति का महेश्वर नाम था। मालती जो थे उसके पति का नाम महेश्वर था। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा आज्ञा जी कौन सा पुरस्कार मिला था? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उसके बाद आज्ञा जी के ने घर में किस साहित्य हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? तो आनंद बुद्ध का संपादन किया था, आनंद बुद्ध का संपादन किया था। आज्ञा जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? आज्ञा जी की पहली कहानी पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई थी, पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई थी। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो आम लेकर आया था, आम लेकर आया था। रोज कहानी के कौन सा पत्र डॉक्टर के पेशा से जुड़ी है? तो महेश्वर कह रहा है रोज कहानी के कौन सा पत्र डॉक्टर की पेशा से जुड़ा है? तो महेश्वर। आज्ञा जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया था? आज्ञा जी ने कितने वर्ष के रूप में कविता लिखना शुरू किया था? 10 वर्ष की उम्र में, 10 वर्ष की उम्र में। मालती पति क्या थे? मालती के पति एक डॉक्टर थे, मालती जो थी उनके पति डॉक्टर थे। तार सप्ताह का संपादन कब हुआ था? मेरे कौन है? तो सच्चिदानंद हरिनंद वात्स्यायन आज्ञा जी ने किया था। आज्ञा ने किस वाद से संबंधित है? आज्ञा किस वाद से संबंधित है? तो प्रयोगवाद से वो संबंधित हैं। इनमें से आज्ञा का नाटक कौन है? इनमें से आज्ञा का नाटक कौन सा है? उत्तर प्रियदर्शी। गैंग्रीन इनमें से किसके संबंध है? गैंग्रीन इसमें से किससे संबंधित? बीमारी से संबंधित है, बीमारी से संबंधित है। मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था? मालती महेश्वर के संतान का क्या नाम था? टीटी नाम था। नदी के प्रदीप किसकी रचना है? नदी के प्रदीप किसकी रचना है? तो नदी के प्रदीप आज्ञा की रचना है, आज्ञा जी की रचना है। आज्ञा का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? आज्ञा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना से प्राप्त हुआ था? कितनी नाव की कितनी बार, कितनी नाव की कितनी बार। आज्ञा का जन्म कहाँ हुआ था? आज्ञा का जन्म
7 मार्च 1911 को हुआ था। 7 मार्च 1911 को हुआ था अगय का जन्म। अगय के पिता का नाम क्या था? अगय के पिता का नाम डॉक्टर हरिनंद शास्त्री था। डॉक्टर हरिनंद शास्त्री था। अगय के पिता का क्या नाम था? हीरानंद शास्त्री था। अगय के पिताजी का नाम हीरानंद शास्त्री था। अगय के पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था। कौन सी पुस्तक अगय की है? कौन सी पुस्तक अगय की है? तो हरी घास के क्षण भर। हरी घास के क्षण भर। कौन सी रचना अगय की नहीं है? कौन सी रचना अगय की नहीं है? तिरिच। तिरिच जो है वो अगय की रचना नहीं है। रोज कहानी के नायक कौन है? रोज कहानी जो है उसके नायक कौन है? मालती है। रोज कहानी के नायक मालती है। रोज कहानी किस अतिथि बनकर आता है? रोज कहानी किसके घर अतिथि बनकर आता है? मालती के दूर के रिश्तेदार के भाई के पास है। रोज कहानी के अतिथि कौन बनकर आता है? तो मालती के दूर के रिश्तेदार के भाई। तो मालती के दूर के रिश्तेदार के भाई। रोज कहानी का घंटे की किस खड़कने के साथ समाप्त होती है? किसके खड़कने के साथ? घंटे की किस खड़कने के साथ समाप्त होती है? तो 11 बजे। कौन सी कृति अगय की है? कौन सी कृति अगय की है? तो पलावा। पलावा। कौन सी कृति अगय की है? तो रास नदी के द्वीप। नदी के द्वीप पे। तो अगय की दो ठो कृति हैं, एक पलावा है और दूसरा नदी की द्वीप है। उसका रोज रोज इनमें से क्या है? रोज जो पाठ है इनमें से क्या है? वो एक कहानी है। एक कहानी है। उत्तर प्रदेश नाटक के नाटककार है। उत्तर प्रदेश के नाटक के नाटककार कौन है? तो इनके नाटककार अगय जी हैं। अगय जी। शेखर एक जीवन किसकी विधि की कृति है? शेखर एक जीवन किसकी विधि की कृति है? तो उपन्यास के। उपन्यास की। अगय की माँ का क्या नाम था? अगय की माँ का क्या नाम था? अगय की माँ का वयंती देवी नाम था। वयंती देवी। रोज कहानी के नायक कौन है? रोज कहानी के नायक का कौन है? तो मालती। मालती है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज कहानी के लेखक कौन है? तो अगय हैं। अगय जी हैं। अब 6 चैप्टर एक लेखक और एक पत्र के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न आ रहा है कि एक लेखक और एक पत्र की रचना कौन है? तो एक लेखक एक पत्र की रचना भगत सिंह के द्वारा रचित है। भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा की गठन किया था। कब किया था? तो 1926 में किया था। 1926 में किया था। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? किस संघ का गठन किया था? हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन किया था। कि भगत सिंह किस उम्र के क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? भगत सिंह जो थे वो किस वर्ष के क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? तो 12 वर्ष में ही वो शामिल हो चुके थे। भगत सिंह को कांग्रेस का महात्मा गांधी मोह भंग कब हुआ? मोह भंग कब हो गया? उसका 1921 में हुआ। 1921 में हुआ। 1914 में ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी के ओर आकर्षित हुए थे? किस पार्टी की ओर आकर्षित हो गए थे? गद्दार पार्टी की ओर। गद्दार पार्टी की ओर। चौड़ी चौड़ा कांड कब हुआ था? चौड़ी चौड़ा कांड कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। 1922 में हुआ था। 1922 में हुआ था। कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ है? नहीं है। कौन से निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? तो परिवेश। परिवेश जो है उनकी लिखी हुई नहीं है। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े हुए थे? प्रताप। प्रताप से जुड़े हुए थे। भगत सिंह के हृदय में किस भगवान को कोई स्थान नहीं था? किस भगवान का कोई स्थान नहीं था? तो प्रेम के। कह रहा है भगत सिंह के हृदय में किस भावना के कोई स्थान नहीं था? तो प्रेम का। प्रेम की भावना का स्थान नहीं था। भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? तो प्रेम की भावना का। प्रेम की भावना का। प्रेम की भावना का। उसके बाद कह रहा है भगत सिंह किस घृणित तथा कार्यरत पूर्ण मानते थे? किसे मानते थे? आत्महत्या का। आत्महत्या का।
उसके बाद सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? 1926 में भगत सिंह किस दल का गठन कर लिए थे? तो नौजवान भारत सभा का गठन किए थे। भगत सिंह ने अपने लिए साझा का संबंध में किया विश्व था, क्या किसका विश्वास किया था? तो मृत्यु दंड का। प्रिंस क्रोमिस्टिकिन कौन था? प्रिंस क्रोमोटकिन कौन था? तो अर्थशास्त्र का विद्वान था। वो कौन था? वो अर्थशास्त्र का विद्वान था। भगत सिंह फांसी दी थी। भगत सिंह ने फांसी दी किसको? कब हुई थी? भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? तो भगत सिंह को 23 मार्च 1931 में उनको फांसी हुई थी। 23 मार्च 1931 में उनको फांसी हो गई थी। एक लेखक और एक पत्र की रचना है। एक लेखक और एक पत्र की रचना क्या है? तो भगत सिंह के द्वारा रचनाकार हैं। इसके रचनाकार भगत सिंह हैं। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। 1922 में हुआ था। प्रताप के संस्थापक संपादन कौन थे? प्रताप जो है उनके संस्थापक और संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 1 गणेश शंकर विद्यार्थी थे। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को हुआ था भगत सिंह का जन्म। 28 सितंबर 1907 को हुआ था। भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? भगत सिंह जो थे उनके चाचा का क्या नाम था? तो अजीत सिंह उनका चाचा का नाम था। अजीत सिंह उनके चाचा का नाम था। विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो भगत सिंह का लिखा गया है। माता वाला पत्रिका कहाँ से निकलती है? कलकत्ता से निकलती है। भगत सिंह प्रभावित हैं किससे प्रभावित हैं? भगत सिंह जो है वो प्रभावित किससे हैं? तो कार्ल मार्क्स से प्रभावित हैं। मैं नास्तिक क्यों हूँ यह किसका लेख है? ये किसका लेख है? तो ये भगत सिंह का लेख है। बंदी जीवन किसकी कृति है? तो बंदी जीवन साचिंद्रनाथ सन्याल की कृति है। भगत सिंह का शहादत कब हुई थी? कब हुआ था? तो 23 मार्च 1931 में हुआ था। भगत सिंह ने किस पत्र को लिखा था? किसको पत्र लिखा था? तो सुखदेव को लिखा था। भगत सिंह ने जो थे वो सुखदेव को पत्र लिखे थे। कुलवीर सिंह कुलार सिंह भगत सिंह के कौन थे? भगत सिंह कौन थे? तो भाई थे। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते हैं? प्रताप के। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। 8 अप्रैल 1929 को फेंका था।